पॉडकास्ट कंप्लीट देखें, इसमें आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पॉडकास्ट सीरीज 1 एपिसोड 1। क्योंकि हमारा जो क्लाइंट के साथ रिलेशन होता है ना, वो टिल रहता है परमिट रेजिडेंस। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से क्लाइंट्स का ये रुझान है कि वो फॉल्स परसेप्शन था रिगार्डिंग विजिट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू पॉडकास्ट सीरीज़ 1 एपिसोड 1। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब के लिए जिनको इमिग्रेशन लेने का क्रेज़ है या वो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं विद फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो स्पेशली मैं उन दोस्तों के लिए, उन क्लाइंट्स के लिए, उन व्यूवर्स के लिए मैं एक पॉडकास्ट सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी इमिग्रेशन में एक्सपीरियंस रखने वाले लोग हैं, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, तो मैं उनको इनवाइट किया अपने ऑफिस में, अपने इस पॉडकास्ट सीरीज़ में, ताकि वो आप लोगों को इमिग्रेशन के रिलेटेड आपको गाइड कर सकें। सो इस हवाले से कि आप स्टेप बाय स्टेप, आप ग्रास लेवल से लेके आप इमिग्रेशन लेने तक आपको क्या इश्यूज़, क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उनको सबको सॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रूबी बासी, जिनका इमिग्रेशन में एक ह्यूज एक्सपीरियंस है। सो उन्होंने काफ़ी क्लाइंट्स को, मल्टी क्लाइंट्स को उन्होंने ग्रास लेवल से लेके इमिग्रेशन तक तमाम को एक स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड भी किया है और उनको इमिग्रेशन तक भी लेके गई हैं। सो आज उनसे बात करते हैं कि क्या चैलेंज आते हैं इमिग्रेशन लेने वाली फैमिलीज़ को, या वो किस तरह से इमिग्रेशन ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा अपने बारे में बता दें जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, ताकि वो एक डिटेल में आपसे कुछ चीज़ें गाइडलाइन ले सकें। अगर मैं अपनी एजुकेशन की सबसे पहले बात जी, करूँ जी, तो बिल्कुल। आई हैव डन बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई हैव स्टार्टेड माय कैरियर एज अ कस्टमर सक्सेस एसोसिएट। इसमें फिर उसी से जो है रिलेटेड आफ्टर लाइक आई थिंक सो बैक 3 years ago I have joined ACE as a immigration associate and now I am working as a senior immigration associate here. ठीक है, तो थोड़ा मुझे ये बताएं कि आप इमिग्रेशन किस किस कंट्री की करती हैं, आप इमिग्रेशन कहाँ कहाँ पे करती हैं, ये थोड़ा सा मुझे क्लाइंट्स को मेरे को बताएं, ताकि पता चले कि आप किन कंट्रीज़ की इमिग्रेशन करती हैं और आपकी किन कंट्री की इमिग्रेशन पे आपकी ग्रिप है। जी मेनली जो हमारी स्पेशलाइजेशन है वो बिजनेस इमिग्रेशन है, ठीक है। ठीक है। चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो, ये तीन जो कंट्रीज़ हैं इनकी हम मेजर जो है डिफरेंट कैटेगरीज़ को डील कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी क्लाइंटेज होती है वो बिजनेस इमिग्रेशन रिलेटेड होती है। इसके अलावा हम सेकंड सिटीजनशिप, रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट यूए गोल्डन वीज़ा, इस तरह की डिफरेंट और भी कैटेगरीज़ हैं जो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट है, उनको भी डील कर रहे हैं। सो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मोस्टली क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमें क्या इमिग्रेशन चाहिए, हमारे लिए इजी वे क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मेरे क्लाइंट्स को गाइड करें। अगर मैं आपको एक नॉर्मल बताऊं कि सबसे पहले हमारे पास जो जनरली क्लाइंट हमें सबसे पहले अप्रोच करते हैं वो उनका सबसे पहले होता है कि हमने बाहर जाना है, लाइक बस उनको ये होता है कि हमने या कनाडा जाना है या यूके जाना है, ठीक है। ठीक है। सो अब हम क्लाइंट को सबसे पहले तो इसी हवाले से एजुकेट करते हैं कि आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे जो है वो इमिग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कोई भी प्रोग्राम में आप जो है फॉल करें और चले जाएं। अब ये जो कंट्रीज़ हैं जो कि इमिग्रेंट्स को लेती हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा है, ठीक है। नो डाउट कनाडा में लेबर शॉर्टेज है, स्टिल उनको जो है वो इमिग्रेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उनका भी लेटेस्ट 2024-2026 इमिग्रेशन लेवल प्लान। सॉरी, मुझे मुझे ये बताएं कि मेरे क्लाइंट्स को भी बताएं कि कौन बंदा, क्या चीज़ें हों तो वो इमिग्रेशन या वर्क परमिट ले सकता है, और क्या नहीं हो तो उसे बिल्कुल भी इमिग्रेशन अप्लाई नहीं करनी चाहिए, ये ज़रा आप क्लाइंट्स को बताएं थोड़ा सा। उसमें देखिए कनाडा में अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं इमिग्रेशन के हवाले से, ठीक है। उनके डिफरेंट प्लान्स हैं, उनके डिफरेंट जो हैं वो क्लास हैं। जैसे वो 4 क्लास में उनकी इमिग्रेशन एग्जिस्ट करती है, उसमें इकोनॉमिक क्लास है, बिजनेस क्लास है, फैमिली क्लास है और ह्यूमैनिटेरियन है, ठीक है। अब इसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक में आपके स्किल वर्कर वीज़ा है, ठीक है। हर साल जो सबसे ज़्यादा कोटा जो है जिसका रखा जाता है, और हर साल जो डिफरेंट कंट्री से लोग माइग्रेट होकर जाते हैं वो स्किल वर्कर वीज़ा की कैटेगरी में जाते हैं। अब स्किल वर्कर वीज़ा में ऐसा नहीं है कि जो कोई भी फॉल कर जाता है या किसी के पास, उसमें भी डिफरेंट उन्होंने सब कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड कर रहा है कि आप स्किल वर्कर वीज़ा के एलिजिबल हैं कि क्या प्रोफाइल होती है एक नॉर्मल बंदे की, नॉर्मल एप्लीकेंट की, कि वो इमिग्रेशन ले सके, स्पेशली कनाडा की। उसमें देखिए सबसे पहले अब कनाडा में एक स्कोर बेस सिस्टम है, ठीक है। आपकी एजुकेशन का, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी जो है एज, एक्सपीरियंस,
आपकी लैंग्वेज स्किल, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के भी जो हैं कुछ मार्क्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके कलेक्टिव करके एक पर्टिकुलर स्कोर बनाते हैं, ठीक है। अब हर माह जो है वो कनाडा में जो है, जैसे हम एक्सप्रेस एंट्री की बात करें, ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री इज़ वेरी फेमस कैनेडियन डायरेक्ट परमिट रेजिडेंसी पाथ। उसकी बात करें तो जो लास्ट ड्रॉ हुआ है 500 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, कट ऑफ है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली स्कोर को कम्पीट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे उनको एक्सपर्ट्स की जो है ना वो ज़रूरत होती है। यहाँ पे उनको वो लोग रिक्वायर होते हैं जो उनको हेल्प कर सकें डिफरेंट और कैटेगरीज़ के हवाले से, या उनके स्कोर को किस तरह वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनको यहाँ पे फिर हमारी सर्विसेज की ज़रूरत होती है। सो अब उसमें फिर अगर हम एक्सप्रेस एंट्री की बात करें, स्कोर कम है तो उसमें फिर डिफरेंट जो हैं वो हमारी सर्विसेज हैं डिफरेंट, हम उनको फिर चीज़ें बताते हैं। अगर आइल्स बेटर कर सकें, वो तो क्लाइंट एंड पे, हमारे एंड पे होता है कि हम उनको कुछ जो है लेबर मार्केट सपोर्टेड जॉब्स हम उनके लिए अरेंज कर सकते हैं। ये तो आप टेक्निकल बातें बता रही हैं, कोई ऐसा प्लान भी बताएं ना जिससे एक नॉर्मल बंदा भी इमिग्रेशन ले सकते हो। अब हर बंदे को नहीं पता LMIA का, हर बंदे को नहीं पता। ये आप जो टेक्निकल बात कर रही हैं कि वहाँ पे लेबर शॉर्ट है या वहाँ पे कोई LMIA डिपार्टमेंट है। अब क्लाइंट्स ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल से क्लाइंट्स का ये रुझान है कि वो यहाँ से जनाब विजिट वीज़ा पे जाएँ तो वहाँ जाके वर्क परमिट लें। इस हवाले से जो लास्ट 6-7 मंथ से जो चीज़ें कुछ चल रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। हाँ, ये तो है एक पाकिस्तान में बड़ा हम देखते हैं इमिग्रेशन के हवाले से कि एक तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन लोगों को जहाँ कहीं से भी मिल रही होती है वो उस पर एक तो यकीन कर लेते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ का परसेप्शन बन जाए, जैसे अभी एक फॉल्स परसेप्शन था रिगार्डिंग विजिट वीज़ा कि बहुत ज़्यादा कनाडा जो विजिट वीज़ा ग्रांट आपका जो एक्सपीरियंस है 4-5 ईयर का, उसमें मुझे ये बताएं, डेफिनेटली आप क्लाइंट्स के साथ इन टच रहती हैं, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। कोई ऐसा क्लाइंट्स जिसकी बगैर बैंक स्टेटमेंट के या बगैर ही वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन के उसका वीज़ा लग गया हो, कोई ऐसा क्लाइंट है तो मुझे बताएं। नो, देखिए वही मैं आपसे कह रही हूँ, कनाडा में ना बड़ा डिफाइन हर चीज़ का प्रोसेस है, कुछ रिक्वायरमेंट है सर्टेन जिनको आपको मीट करना होता है। अगर विजिट वीज़ा की बात करें, जैसे एक फॉल्स परसेप्शन, इसको मैं फॉल्स इसीलिए कह रही हूँ कि ये गलत बात थी कि एक ऐसा एक फॉर एक स्टूडेंट एज का बच्चा है, ठीक है, उसकी एज 22-23 साल है, उसकी भी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं है, कोई उसने एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो विजिट अप्लाई करना चाहता है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सो ये आपकी बिल्कुल भी जो है ना एक ले प्रोफाइल है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, ऐसे को हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। इसके अलावा वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है, कभी उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है और वो कहें कि हमने जाना, तो नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको बताना पड़ता है कि यू हैव दैट मच ऑफ फंड्स कि आप जो है एक विजिट पे भी जा रहे हैं तो वो आप अफोर्ड कहते हैं कनाडा की ये 31 दिसंबर तक है, तो उनकी कोई ऑफर है कि आपको जल्दी अप्लाई करें वीज़े मिलेंगे, कोई ऐसी बात है? वो इस हवाले से होता है कनाडा जैसे हर साल अपना एक प्लान जो है उनकी मिनिस्ट्री अनाउंस करती है। मतलब आप मानती हैं कि उनकी 31 दिसंबर तक कोई ऑफर है विजिट वीज़ा की, वो तो उन्होंने आप अप्लाई करें तो आप सबको वीज़े मिलेंगे? हाँ, ये है वहाँ पे कि जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स आते हैं वो उसको अपनी परमिट रेजिडेंसी की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है, वर्क परमिट लें, वर्क परमिट में कुछ टाइम गुजारें, फिर अपनी PR अप्लाई करें। बट उसमें भी ये ऐसा नहीं, अब जो चीज़ अभी जैसे न्यू उनका प्रॉपर प्लान उन्होंने शेयर किया उसमें ये मजीद एक्सटेंड हो चुका है, अब ये Feb 2025 तक हो चुका है कि जो लोग विजिट वीज़ा में कनाडा में हैं वो वर्क परमिट लेके अपना स्टेटस कन्वर्ट करवा सकते हैं। बट उसमें सबसे पहली बात है कि विजिट पहले होना चाहिए ना, विजिट अप्लाई करने के लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हर बंदा पूरी नहीं करता। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे, एक हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, उसने ग्रेजुएशन किया है, उसकी एज 29 है, 30 है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है अप टू मैनेजरियल लेवल या लो लेवल या उससे भी हाई लेवल, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सो अब वो कह रहा है कि उसने कभी किसी कंट्री का विजिट नहीं किया, वो कहता है मेरा विजिट अप्लाई कर दें, और उसका हम पूछते हैं कि आपका एम क्या है, विजिट लेना, तो वो कहता है एम सेटलमेंट है। तो अब देखिए एम सेटलमेंट है, प्रोफाइल विजिट वाली नहीं है, तो कैसे वो विजिट के लिए अप्लाई करेंगे? विजिट वीज़ा से मुझे याद है, मेरा ख्याल है 1-2 माह हो गए क्लाइंट्स मेरे पास आया, एक क्लाइंट था तो उसने ना उसके पास मैंने बताया हाँ जी, वो कहता है मेरा पासपोर्ट अभी जमा है, तो मुझे मेरे कंसल्टेंट ने कहा है कि आपका पासपोर्ट जमा है, आप टोकन ले आएँ अपना, टोकन नंबर ले आए, मैं उस पर भी आपका वीज़ा सबमिट करता हूँ, आप मुझे 2 लाख दे जाएं, जब आपका पासपोर्ट आ जाएगा उसकी कापी दे जाएं, अभी टोकन नंबर दे जाएं, टोकन नंबर के साथ मुझे 2 लाख दे जाएं ताकि मैं आपका वीज़ा सबमिट करूँ। ये इस तरह से बहुत सारे और हमारे पास लोग आते हैं, अक्सर हमें कहते हैं कि आप अच्छा इमिग्रेशन कर रहे हैं। अब टोकन मुझे बताएं टोकन नंबर पे किस तरह होता है, कोई है एक्सपीरियंस आपका कि टोकन पे भी जो नादरा टोकन देता है पासपोर्ट को उस पर भी वीज़ा अप्लाई हो जाता है? मैंने वेरी ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम सुना कि उसमें वीज़ा होता है। सो टोकन नंबर को देखिए, अब ये क्लाइंट को एजुकेट करने वाली बात है ना। देखिए कैनेडियन इमिग्रेशन या कोई भी इमिग्रेशन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो या किसी और UK की हो, उन्होंने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं सारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। हम क्लाइंट से हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा
खुद भी रिसर्च कर लिया करें। आप एक अपनी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कह रहे हैं कि हम दूसरी कंट्री में मूव होने लगे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको हसल करनी चाहिए। मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं, जब उन्हें मैं कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताती हूँ तो मैं उन्हें हमेशा ये कहती हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उनको खुद भी सर्च करें। ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ठीक है। हाँ, बीइंग अ लाइसेंस्ड लॉयर, बीइंग अ रेगुलेटेड अथॉरिटी देयर, हमारे पास कुछ ऐसे ऑफ कोर्स हमारी जो क्या कहते हैं उसको एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली हम क्लाइंट्स के जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है, वो हम ज़रूर रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। हम एज अ लाइफ जैकेट का एक रोल प्ले करते हैं इस पूरी आपकी एक क्या कह सकते हैं जर्नी में, ठीक है, इमिग्रेशन जर्नी में। लेकिन जो प्रोफाइल है क्लाइंट की, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो क्लाइंट की अपनी है। हम कभी भी क्लाइंट को इंकरेज नहीं करेंगे कि चलें आपके पास फॉर एग्जांपल एजुकेशन नहीं है तो आज हम देख लेते हैं, आप आइल्स नहीं कर सकते तो चले आज हम देख लें। अब आप फॉर एग्जांपल मैनेजरियल लेवल का वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, और आप आगे कहते हैं कि नहीं मैं तो आइल्स नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, या मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कर दें। लेकिन हम उनको बता देते हैं नहीं हो सकता, ये रिक्वायरमेंट है, आप इस लेवल की वहाँ पे वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं, आपके पास लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए, आप एक इंग्लिश कंट्री पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग बगैर राइट्स के LMI दे रहे हैं वर्क परमिट, वो क्या स्टोरी है, उसकी क्या स्टोरी है? बस वो भी एक स्टोरी ही है, उसमें कुछ जो देखिए मैंने आपसे वही कहा ना कि लेवल्स हैं वहाँ पे कनाडा में, ठीक है। अब हर ऑक्यूपेशन का एक वहाँ पे एक सर्टन उन्होंने कोई कोड असाइन किया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट टीयर कैटेगरीज हैं, जो लोअर लेवल की टीयर कैटेगरीज हैं, ठीक है, 4-5 में, उसमें सम हाउ कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनमें नहीं होता रिक्वायर्ड, पर वो भी बहुत रेयर है, क्योंकि आप बेशक इमिग्रेशन भी बगैर राइट्स के मिल जाती है कनाडा में। अब देखिए वही बात है कि इमिग्रेशन में भी वो लेवल्स में आपको बता रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे अक्सर लोग आते हैं कि हम तो ड्राइवर के लिए वर्क परमिट लेना चाहिए, आप हमें क्यों कहती है आइल्स करें। ज़्यादा आप इंग्लिश कंट्री में रहे ना, लैंग्वेज स्किल तो रिक्वायर है, कम्युनिकेशन इतनी तो आपको आनी चाहिए कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। सो उसके लिए भी यानी आपके 90% ऐसे प्रोग्राम्स है कनाडा के जहाँ पे आइल्स रिक्वायर होता है। देयर इज़ अ वेरी वेरी रेयर आप कह सकते कैटेगरीज हैं जिनमें नहीं होता। वो भी प्लान जो होते हैं ना, वो विद इन कनाडा, जो कनाडा में होते हैं ना, उनके लिए वो प्लान होते हैं। इनिशियली वर्क परमिट में रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन बाद में आपको जब आप वहाँ पे रेजिडेंसी लेना चाहते हैं तो दैट टाइम पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन तो स्टिल रिक्वायर होती ही होती है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैनेडियन वर्क परमिट लेने के लिए एक एप्लीकेंट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? पाकिस्तान में ये चीज़ें उसके पास हों तो वो वर्क परमिट कनाडा का अप्लाई कर सकता है। अब वर्क परमिट भी जो है ना उसमें भी डिफरेंट एज आई टोल्ड यू कैटेगरीज है, ठीक है। अब इन डिमांड ऑक्यूपेशंस होते हैं, ठीक है, उनमें जो है आप फॉर एग्जांपल अब ये रिसेप्शन भी हेल्थ केयर का, अब हम बात करें, आपको पता है कि हर कोई कह रहा था कि अब अपनी कोई हिस्ट्री या बैकग्राउंड नहीं है हेल्थ केयर का, हमें कहते हैं कि जी यूके का हेल्थ केयर बहुत हो रहा है, या कनाडा भी हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वेलकम करे, तो आप हमारा हेल्थ केयर में कर दें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं और हम आपको हेल्थ केयर में जो है वो एडजस्ट कर दें। यू मस्ट हैव अ दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सो उसमें फिर यही बात है कि क्लाइंट के पास मिनिमम एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, हाई स्कूल आपका एटलीस्ट क्लियर हो। एग्जैक्टली, आपके पास मोर देन 2 years जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी या एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। थर्ड, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आ जाती है। हमेशा क्लाइंट को इंकरेज करते हैं कि आपने आइल्स लास्ट में करना है, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट के साथ रिलेशन होता है ना वो टिल रहता है परमिट रेजिडेंसी तक। हमारे वर्क परमिट्स भी वर्क परमिट लीड टू PR प्लान्स हैं, ठीक है, हम PR तक क्लाइंट के साथ कनेक्ट रहते हैं। आप वहाँ पे PR क्यों ये बताएं, क्लाइंट के साथ हम PR तक क्यों कनेक्ट रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। क्लाइंट तो ये था, हम तो हमारा तो काम है यहाँ से फॉरवर्ड कर देना क्लाइंट्स को, तो आगे जाके क्लाइंट्स को जो हर्डन आती है वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। अब अगर मैं आपको ये बताऊँ कि द रीज़न आई एम इनटू द इमिग्रेशन इंडस्ट्री इज़ दैट कि जब मैंने AS ज्वाइन किया था, ठीक है, वहाँ पे बड़ी क्लियरली बताया गया था कि डोंट थिंक यू आर हेयर जस्ट डूइंग योर जॉब। यहाँ पे हम क्लाइंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, कि वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ मूव करें, ठीक है। अब उसमें जब आप कह रहे हैं कि PR तक क्यों रहते हैं, देखिए क्लाइंट जब कहता है कि उसने इमिग्रेशन लेनी है, इसका मतलब है कि वहाँ पे वो परमानेंटली सेटल होना चाह रहा है। तो हर किसी का गोल ये है कि उसने वहाँ पे सेटलमेंट लेनी है। अब सेटलमेंट में अब क्लाइंट ऑफकोर्स आपको पता है इतना एजुकेटेड तो होता नहीं है कि वो वहाँ पे क्या करेगा उसको, तो हम उसको ये बताते हैं आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं, ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है, ठीक है, आपने वहाँ जाकर टैक्स देना ही देना है, ठीक है, टैक्सेशन वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर हम क्लाइंट को बताते हैं कि PR हम उसके साथ इसलिए होते हैं कि वहाँ पे हमें पता है कि इनसाइड कनाडा बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है, जब आप वर्क परमिट को जो है PR की तरफ जा रहे होते हैं। तो अगर किसी का गोल ही जब वहाँ की रेजिडेंसी लेना है, जब उसने सेटलमेंट ही लेना है, तो आई थिंक सो बीइंग एन ऑनेस्ट
अगर हम कहें सर्विसेज अगर देना चाहें तो फिर ये हमारा भी काम बनता है कि हम क्लाइंट को टिल पीआर तक फैसिलिटेट करें। तो ये हम एक कह लें कि एक कॉम्प्लीमेंट्री अपनी फैसिलिटेशन हमारे वर्क परमिट के साथ होती है। कोई भी कैटेगरी हो, सिर्फ वर्क परमिट की बात नहीं कर रही, हम और भी मल्टीपल कैटेगरीज है जिनको डील कर रहे होते हैं, उसमें भी हम टिल पीआर क्लाइंट के साथ रहते हैं। जी मैम, मुझे ये बताएं कि कुछ अरसा से तकरीबन 6 मंथ या 1 ईयर से इमिग्रेशन का आवाम का रुझान ज़्यादा तेज़ हो गया है। इसके पीछे क्या फैक्टर हो सकते हैं कि क्यों आवाम इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन लेने पे आ रही है कि वो इमिग्रेशन लेनी है उन्होंने, हर बंदा। तो थोड़ा सा डीपली मुझे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा गाइड करें, मुझे नहीं मेरे क्लाइंट्स को गाइड करें, ताकि उन्हें पता चले कि इमिग्रेशन लेने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखिए, जहाँ तक रुझान की बात है उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो हमारी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस हैं। यू नो कि हमारी कंट्री में लास्ट ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से इकोनॉमिक भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रही है, ठीक है। पॉलिटिकली भी हमारे बहुत इश्यूज चल रहे हैं, क्राइसिस हैं। सो इन चीज़ों का एक तो ये है कि लोगों को अपने बच्चों का फ्यूचर है, ठीक है, उसको सेव करने के लिए वो इमिग्रेशन की तरफ आ रहे हैं। उनको यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। फिर हम स्टार्ट से देख रहे हैं कि हमारी कभी भी जो है एजुकेशन हो जाए, हेल्थ हो जाए, ठीक है, वो उस तरह से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हम लोग, ना एजुकेशन सेक्टर में ग्रो कर पा रहे हैं किसी भी। सो एक तो ये है कि लोग अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करने के लिए इमिग्रेशन को ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि यहाँ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लोगों की कि उन्होंने किसी अच्छी जगह पर सेटल होना है। इसी तरह जैसे मैंने कनाडा का बताया कि वो उन लोगों को भी लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। अभी भी वो उन्होंने तकरीबन 2026 प्लान में 15 मिलियन लोगों को जो है उनके माइंड में टारगेट है कि उन्होंने इतना अचीव करना है। सो अब बस यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपको करेक्ट अपना पाथ पता होना चाहिए कि कौन सी रूट्स लेते हुए, कौन सा पाथ लेते हुए आप जो हैं वो इमिग्रेशन लेनी चाहिए। फैमिली इमिग्रेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सर्टन क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। अगर के वर्क वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं फिर वही बात है, उसके लिए सर्टन क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट प्लान्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें जो है फिर इसके मद्देनज़र रखते हुए जो है एक क्लाइंट को जो है ना ये डिसीजन बड़ी सोच समझ के, बड़ी रिसर्च के बाद, और रिसर्च के साथ साथ उसको एक ये देखना चाहिए कि किन के थ्रू वो अप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इमिग्रेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। मुझे ये बताएं कि आपकी कंपनी जो है उसमें और बाकी तमाम कंपनियों में क्या डिफरेंस है। आप समझती हैं कि हम बेहतर क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं या बाकी कंपनी की निस्बत वो कर सकते हैं। हम थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में अपनी थोड़ी डिटेल बताएं कि आप किस तरह प्रोसीजर को लेकर चलते हैं, आपको कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है वो बताएं थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो हैं वो लाइसेंस इमिग्रेशन लॉयर हैं, ठीक है। कनाडा, यूएसए, यूके में हमारे अटर्नीज़ हैं। सेकेंड, देखिए, एक कंसल्टेंट्स के पास भी वही नॉलेज है जो आपको वेबसाइट्स में नज़र आती है, वो तो आप भी देखें, आपको भी पता चल जाएगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको लाइसेंस रेगुलेटेड लोग जो वहाँ पे एथोराइज्ड हों उनकी तरफ आना चाहिए, ठीक है। वो फिर आपको एक तो प्रॉपर गाइड भी करते हैं। उनको कनाडा भी जो है उनकी तरफ से आईवी एप्लीकेशंस को, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर कनाडा ने एक नया टूल जो है कुछ एआईज़ को यूज़ करते हुए उन्होंने फ्रॉड डिटेक्शन कुछ एआईज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी कि वो लोग जो नॉन अथोराइज, नॉन रजिस्टर्स जो हैं कंपनी से, एजेंसी से अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशंस को डिस्कार्ड कर देंगे। सो आप तो इसका जब आप किसी लाइसेंस या अथोराइज्ड से प्रोसेस करवाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी, एक तो आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे डाउट्स भी बहुत कम रह जाते हैं, तो आपको आपके पास भी आपको वही बताते हैं जो वहाँ पे एक्चुअल लेजिट पाथ एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं के थ्रू। वहाँ आपको फिर ऐसा कोई मिस गाइडेंस नहीं मिलती, जैसे यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा मिस गाइडेंस का तासुर है, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, फेक वर्क वीज़ा। मैंने अपने इस पूरे कैरियर में बहुत ज़्यादा देखे, लोग लेके आ रहे होते हैं कि ये वर्क वीज़ा हमें मिला है, ये जॉब ऑफर आया है, ठीक है, गलत उनके जो है पासपोर्ट लेके उन पर फेक वीज़ा स्टैम्प भी हमने यहाँ तक भी देखा है, ठीक है। सो अब ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इसीलिए होती है कि लोग क्या करते हैं, लोग अवेयरनेस नहीं लेते। तो जैसे आपने एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है, इमिग्रेशन पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है, इसके अलावा पहले भी आपकी तरफ से वीडियोस आते हैं। हमारे पास क्लाइंट्स डायरेक्टली जो हमें अप्रोच करते हैं, हम उनको हमेशा सिर्फ ये नहीं कि वो हमसे केस हमें देना चाहिए, हमको ये कहते हैं हमसे केस लेने का हमें हो रहा होता है, हम उन्हें हमेशा अवेयरनेस और एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग इमिग्रेशन। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जिस बंदे के पास एप्लीकेशन मतलब एजुकेशन नहीं है, ज़ीरो एजुकेशन है, कोई स्किल नहीं है, वो भी क्या इमिग्रेशन ले सकता है कनाडा की? अगर ले सकता है तो कैसे, नहीं ले सकता तो क्यों नहीं ले सकता, ये बताएं। स्किल जो है वो देखिए स्किल वर्कर वीज़ा है, नाम से आइडिया हो रहा था, वहाँ पे पर्टिकुलर स्किल, एजुकेशन, ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं।
अब बिल्कुल ऐसा है कि कुछ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है एजुकेशन, ठीक है। सो अब वहाँ पे कुछ बिजनेस इमिग्रेशन कैटेगरीज भी अवेलेबल हैं उसके रिलेटेड प्रोग्राम्स में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं कि एक पर्टिकुलर जो है, जैसे कि अगर GTA में आप ग्रेटर टोरंटो एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपको $400,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मूव कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आउटसाइड टोरंटो उन्होंने बताया हुआ तो अब डिफरेंट आपके बिजनेस प्लान्स हैं। उसके में अगर सबसे स्टार्टअप वीज़ा है, ऑन्टरप्रेन्योरल डिफरेंट कैटेगरीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो उनके थ्रू बिल्कुल आप ले सकते हैं। उसमें फिर आपका बिजनेस एक्सपीरियंस मैटर करता है कि अगर आप यहाँ पे एजुकेटेड नहीं है, स्टिल कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है या आपके पास कोई इनोवेटिंग आइडिया है, तो बिल्कुल इनकी बेस पे भी आप इमिग्रेशन ले सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके कैरियर में, आपकी इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस में कोई क्लाइंट्स आते हैं ऐसे जिनमें जनाब आप सारे प्लान आपको डिटेल में वो पूछ के एंड पे कहें कि कोई ऐसा प्लान है कि पैसे वहाँ जा। बिल्कुल ऐसा तो मेरे ख्याल से लातादाद होता है। अच्छा, देखिए, इन्फॉर्मेशन देना, कोई एक स्टोरी बताएं किसी क्लाइंट की। एक स्पेसिफिक सारी कुछ स्टोरी रिलेट ही करी होती, वो ऐसा ही है कि क्लाइंट हमें अप्रोच किया, काफ़ी इन डेप्थ हमने उसकी प्रोफाइल ली, उसकी असेसमेंट की, उसको सारे प्रोग्राम्स उसके अकॉर्डिंगली, उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली गाइड किए, ठीक है। और फिर एंड द एंड वो हमें ये बताते हैं कि अच्छा ठीक है, आप क्या डन बेस पे करते हैं। अब इमिग्रेशन में डन बेस का मतलब होता है कि सारा प्रोसेस हो जाए, सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए, एंड देन फिर आपका जो भी कंसल्टेशंस वगैरह हैं वो हों। सो ऐसा तो आपको पता है कि पाकिस्तान में, चले हम ये कहते हैं इन्फॉर्मेशन देना या किसी को गाइड करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, वी नेवर माइंड दैट। सो हाँ, ये थोड़ा सा है कि ये जो लोगों में ये जो एक हमें ये बड़ा दुख होता है कि अक्सर जब वहाँ पे बड़े एजुकेटेड लोग आते हैं वो भी ऐसी जब बात करते हैं तो हमें बताते हैं कि देखिए, जैसे वर्क परमिट है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने हर कंट्री के अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग टाइम असाइन किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 30 वीक्स लग रहे हैं या 35 वीक्स लग रहे हैं वर्क परमिट में, तो ये जो टाइम पीरियड है किसी वजह से है ना, क्योंकि इस पूरी इमिग्रेशन के प्रोसेस में बहुत सारी स्टेप्स हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रोसीजर है जिनको फॉलो करना पड़ता है, उनमें टाइम भी लगता है, उनमें कॉस्ट भी लगती है। अगर हम किसी को बिजनेस इमिग्रेशन में भेज रहे हैं, हम उसका वहाँ पे बिजनेस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर वहाँ पे जॉब बैंक में जॉब ओपनिंग कर रहे हैं, तो इन सब जगहों पे कॉस्ट आ रही है। सो डू यू थिंक कि बिजनेस में कोई आपके लिए पहले एक्सपेंस करेगा और देन आपको बाद में जो है वो उसको लगेगा कि फैसिलिटेट हो जाए? तो हमें ऑफकोर्स ये इस लाइक हम तो एक ये है ना कि आपको एक सर्विस चाहिए, हम आपको उसके लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम अपनी सर्विसेज का साथ साथ चार्ज करेंगे और आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड है आपको उसके लिए फैसिलिटेट करेंगे। आपको क्या लगता है क्लाइंट्स को हमारी लॉ फर्म के पास क्यों आना चाहिए, किस वजह से आना चाहिए, ये थोड़ा सा बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर लाइसेंस्ड, वी हैव प्रेजेंस, वी हैव एन ऑनलाइन कहाँ प्रेजेंस। से ये आप ज़ुबानी तो नहीं बताए ना, कहाँ से हम लाइसेंस है हमारे पास और कहाँ पे आप हमारे लाइसेंस चेक कर सकते हैं, वो भी बताएं। जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, IRCC में आप हमें देख सकते हैं, हमारी प्रेजेंस है, यूके में हम लोग यूके लाइसेंस्ड हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जैसे कनाडा में डिफरेंट लॉ सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, ओंटारियो लॉ सोसाइटीज़ हैं, इसके अलावा डिफरेंट लॉ सोसाइटीज़ के हम लोग मेंबर्स भी हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें वही जब क्लाइंट आते हैं हमसे, ऑफकोर्स हर क्लाइंट का कंसर्न होता है, तो हमें बताते हैं कि ऑनलाइन अवेलेबिलिटी हर चीज़ की है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी इवन के हम रजिस्टर्ड हैं, हमारा मेन हेड ऑफिस UAE में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे हम प्रॉपर हमारे पास जो है जितनी भी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। क्लाइंट इवन के कभी कभी हमसे डिमांड करते हैं, हम उनको बड़ी इजीली शेयर भी कर देते हैं। सो क्योंकि क्लाइंट का ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट ट्रस्ट करेगा तो वो अपने बारे में हमें तो ऑफकोर्स ट्रस्ट करेगा तो हमें केस देगा। और हाँ, सेकेंड ये है कि क्लाइंट हमारे पास आते हैं और क्लाइंट अक्सर बड़ा इंप्रेस होकर जाते हैं दैट वे कि हमें बड़ा क्लियरली बताते हैं कोई एलिजिबल नहीं है, हम उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं यू आर नॉट एलिजिबल। वर्क अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि हाँ हम तो इसके पास गए थे, उसने हमें कहा था कि हम आपको खुद ही आपके नाम का बिजनेस भी बना देंगे, आपको बैंक स्टेटमेंट भी मैनेज कर देंगे, आइल्स नहीं होता कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे। लेकिन हमारे पास आते हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देते हैं नहीं, इफ़ यू डोंट हैव दैट थिंग और अगर वो रिक्वायरमेंट के अंडर आती है तो नहीं, आपका नहीं हो सकता। तो अब ये चीज़ भी क्लाइंट को बड़ा अट्रैक्ट करती है समहाउ कि आप लोग बड़े इसको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं लोग, उन बिजनेसमैन लोग भी कनाडा, यूके, US से मूव हो सकते हैं या जस्ट वो यहीं पे बिजनेस ही करें? बिल्कुल ऑफकोर्स, जो कोई भी कंट्री है ना, जब आप वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप उनको जो है वो उनके इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, दैट मीन्स, ठीक है। तो कोई भी कंट्री वो आपको वेलकम करती है, चाहे आप किसी इन्वेस्टमेंट को लेके जाएं या कोई बिजनेस आप वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें। इवन के चाहे USA है, UK है, कनाडा है, वहाँ पे इन सब कंट्रीज़ में जो है वो आप अपने जो आप फॉर एग्जाम्पल किसी का बिजनेस है पाकिस्तान में, आप उसको इंटरनेशनली मोबिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं इन कंट्रीज़ में। उन्होंने उसके लिए पर्टिकुलर डिफाइंड प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, जैसे कनाडा में इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र है, UK में एक्सपेंशन वर्कर
जो है वीज़ा है, यूएसए में L1 L2 है, ठीक है। अब ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये वही हैं कि फॉर एग्जांपल किसी का यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को जो है वो इन पर्टिकुलर कंट्रीज में जो है इसको एक्सपैंड करना चाह रहा है, तो बिल्कुल क्यों नहीं। आप अगर आपके पास आपको बस ये एक इन्वेस्टमेंट शो करनी पड़ती है, डू हैव दैट मच ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आप वहाँ जाके जो बिजनेस कह रहे हैं इनकॉर्पोरेट करेंगे, आप उसको प्रॉपर्ली ऑपरेशन में ला के रन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे मेरा ख्याल है आपको सैकड़ों लोग कॉल्स करते हैं। सो मुझे ये बताएं कि उन तमाम लोगों के मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं? क्लाइंट का तो बस एक एम के साथ आता है कि माइंडसेट के साथ आता है कि मैंने पाकिस्तान से जाना है। क्यों जाना Client- चाहता पाकिस्तान से? उसका तो वही रीज़न है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ग्रोथ लोगों को वैसे नहीं मिल रही है, ठीक है। आपको पता है कि लास्ट ईयर तकरीबन 8 लाख लोगों ने जो है वो इमिग्रेशन ली, जो कि स्किल्ड लोग थे, ठीक है। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, नर्स ऐसे ऑक्यूपेशन से ताल्लुक़ रखते थे। ऑफकोर्स उनको वहाँ यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई, ठीक है। फिर जो वो कंट्रीज़ है वहाँ पे आपको पता है हर एक चीज़ बड़ी जो है वो रेगुलेटेड है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। उनके जो हर चीज़ की पॉलिसी डिफाइंड है, ठीक है। वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती हैं, वहाँ पे उनको जो है आप कह सकते हैं कि अपने ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। स्टेबल कंट्रीज़ हैं, ऑफ कोर्स आपको पता है हमारी इंस्टेबिलिटी तो सिंस आप कह सकें एग्जिस्टेंस के बाद से अभी तक हम स्टेबल हो नहीं पाए उस तरह से। सो क्लाइंट का जनरल क्वेश्चन यही कि हमें पाकिस्तान से जाना है, ठीक है। कनाडा का माइंडसेट आता है, मुझे बताते हैं कि आप कनाडा के एलिजिबल नहीं है तो कहते हैं हमें यूके में भेज दें। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कोई आप कर सकते हैं, प्लान है आपके पास जिसमें बगैर वीज़ों के आप ट्रैवल करवा सकें? जी बिल्कुल। उसकी क्या क्राइटेरिया वो बता दें, किसी वीज़ा की ज़रूरत ना पड़े, मैं यहाँ से फ़्लाइट लूँ डायरेक्ट, मैं कभी शेंजन जाऊँ, कभी यूके जाऊँ, यूएसए जाऊँ, गल्फ़ कंट्री में जाऊँ, जापान में जाऊँ, वीज़ा की ज़रूरत ना हो। कोई ऐसा प्लान बताएं, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, टाइम नहीं होता उनके पास। तो वो बजाय ये कि एक कंसल्टेंट को फ़ाइल दें, दूसरे को दें, वीज़ा उधर से आएगा, डिले, रिफ्यूज़, इन चक्करों से निकालने के लिए मेरे जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उन सब को कोई एक पैगाम आप देना चाहे, एक मैसेज देना चाहे कि आप इस प्लान में आए तो ये आपके लिए बेटर है। जी बिल्कुल। एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं सेकंड सिटीजनशिप, ठीक है। सेकंड सिटीजनशिप, दोहरी शहरियत। अब जो सेकंड सिटीजनशिप जो कंट्रीज डायरेक्ट देती हैं वो कैरिबियन कंट्रीज हैं, ठीक है। ये एक वेस्ट इंडीज में जजीरा नुमा कुछ ममालिक हैं, जैसे कि डोमिनिका है, सेंट लूसिया है। क्यों देते हैं वो? उन पाकिस्तान क्यों नहीं देता, वो देते हैं, वो क्यों देते हैं? एक्चुअली ये जो कंट्रीज है कॉमनवेल्थ के अंडर आती हैं, ठीक है। और उस ये लोग कंट्रीज इतनी को डेवलप्ड नहीं हैं, बट इनके पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। इसमें जो है वो आपको दो तरीकों के ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इन कंट्रीज को डोनेशन करते हैं इनके वेलफेयर प्रोग्राम्स में, इनके डिफाइंड वेलफेयर प्रोग्राम्स उनमें आप डोनेशन दे सकते हैं, या वहाँ पे आप रियल स्टेट में प्रॉपर्टी परचेज करें और वहाँ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या डोनेशन दें। इन दोनों की बेसिस पे वो आपको जो है इन रिगार्ड सिटीजनशिप अपने सेकंड जो पासपोर्ट है वो आपको ग्रांट करते हैं, ठीक है। अब ये जो पासपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनमें 170 प्लस कंट्रीज जो वीज़ा फ्री ट्रैवल है। सेंट लूसिया में तो कनाडा भी इंक्लूड है। अच्छा जी बिल्कुल। इसके अलावा पूरा शेंजन है, यूके है, रशिया है। जो लोग कहते हैं कि यार हमें बस पहुंचा दे, हमें पैसों का नहीं मसला, हमें जनाब वो ऐसा वीज़ा चाहिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके लिए मेरा ख्याल है अच्छा प्लान है। बिल्कुल। सेकंड सिटीजनशिप टाइम कितना लगता है इसमें? हार्डली 3 मंथ्स। अच्छा। मैक्सिमम जो उसका टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स। फैमिली भी साथ जा सकती है? जी आपकी फैमिली इसमें साथ होती है। कुछ कंट्रीज हैं जिसमें आपको जो है वो आपकी फैमिली में आपके वाइफ एंड किड्स होते हैं, कुछ में आपके पेरेंट्स को भी अकोमोडेट किया जाता है, पूरी फैमिली। जी इसके अलावा रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट भी होती है कि सिटीजनशिप उसमें आपको लेटर मिलती है, पहले आप रेजिडेंसी ले लेते हैं, वो भी बाय इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो बहुत फेमस है जैसे पोर्चुगल है, ग्रीस है, साइप्रस है, माल्टा है, इवन के लोग टर्की की भी जो है वो रेजिडेंसी बाय। ये बताएं मैम कि आने वाले दिनों में आप क्या समझती हैं कि हमें इस सीरियल को आगे लेके जाना चाहिए कि हमारे क्लाइंट्स, हमारे दोस्त इससे जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनके डोर स्टेप पे, क्योंकि वो जाते हैं डेफिनेटली मेरे पास भी आते हैं तो पे करके जाते हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि वो घर बैठे चीज़ों का नॉलेज लें पहले, उसके बाद अगर उनकी बात समझ में आती है तो वो डेफिनेटली, मैं अगर खुद करूँगा तो डेफिनेटली उनको समझ। इसलिए आप सब लोग मिलकर जितने भी इमिग्रेशन के हैं या मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरी यहाँ पे कंपनीज़ हैं, डेफिनेटली जो भी अच्छी कंपनी है लाए रजिस्टर्ड हैं, सारे हमारे पैनल पे हैं, हमें जानते हैं, कुलीग हैं हमारे, सबके साथ इंशाल्लाह डे बाई डे आएंगे, वो सामने आएंगे, इंटरव्यू करेंगे उनके साथ। सो क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल। ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप आपने लिया है कि इमिग्रेशन पॉडकास्ट स्टार्ट किया। पॉडकास्ट वैसे भी आज का आपको पता ट्रेंड में है। सेकेंड
जो हम बातें क्लाइंट हमें वन बाय वन हम उनको बता रहे हैं, क्लाइंट हमें ऑल द वे हमारे पास फैसलाबाद से भी आते हैं, लाहौर से भी आ रहे हैं, ठीक है, वो तो ट्रैवल करके आते हैं। गिलगित से नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, खुजरात बॉर्डर तक क्लाइंट आते बिल्कुल ऐसा ही हैं, है। ग्वादर तक आते हैं, कराची से आते हैं। अब जो हमारे पास दूर से आते हैं, प्रोफाइल बताते हैं, उनकी प्रोफाइल जो है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स नहीं सूटेबल होती, फिर हमें जब बताना पड़ता है कि नहीं आपका नहीं हो सकता, तो बड़ा हमें भी थोड़ा सा उनके लिए फील होता है कि वो ऑल द वे तक ट्रैवल करके आए हैं। सो ऐसे लोग, और इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल आपको पता है कि हर किसी के पास अवेलेबल है, ठीक है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया पे तकरीबन सभी लोग मौजूद हैं। सो ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है कि लोगों को जो है उनके कहते हैं घर में उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद उनको लगता है कि हाँ हम इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी कंसर्न या क्यूरीज हो इस हवाले से, तो आपको पता है हमें तो वो बाय कॉल भी अप्रोच कर सकते हैं, मैसेजेस के थ्रू हैं, डिफरेंट और चैनल्स हैं जिनमें अप्रोच कर सकते हैं। सो इट्स वेरी गुड। इसमें सिर्फ एक सबसे बड़ी ये बात है कि तो अवेयरनेस आ जाएगी लोगों में, लोग एजुकेट हो जाएंगे रिगार्डिंग इमिग्रेशन के जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि लोकल एजेंट्स के थ्रू लोगों तक पहुंचते हैं, वो बड़े क्लियर हो जाएंगे। सो एक हेल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और एक आप कहते हैं अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेहतरीन स्टेप है क्या हम इस लोगों को एजुकेट। थैंक यू। और लास्ट पे बताएं मुझे ये कि जो लोग ये डन के चक्कर में होते हैं उनके लिए आपका क्या एक मैसेज है, जो कहते हैं कि हमारा वीज़ा करवा दें, हमारी फ़ाइल बनवा दें, हमारे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी नहीं है, टोकन है, पासपोर्ट जमा है, टोकन पे वीज़ा लगा दें, पैसे हम वहाँ पहुँच कर दे देंगे, उनके लिए थोड़ा सा एक मैसेज दे दें कि हो सकता है या नहीं हो सकता, पॉसिबल है या नहीं है, थोड़ा सा बता दें मेरे क्लाइंट को। इस पर मैं यही कहूँगी एंड पे कि देखिए बिल्कुल इमिग्रेशन हर साल लाखों लोग दुनिया भर से जा रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान का भी कनाडा के इमिग्रेशन में 7वां नंबर है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो लोग जाते हैं इमिग्रेशन में। सोचना या मूव करने में कोई बुराई नहीं है, हाँ आप लोग गलत रूट्स मत लें, इससे ना सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना मनी वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी कुछ ऐसी प्रोफाइल्स भी, फॉल्स प्रोफाइल्स उनके प्लेटफॉर्म्स में, उनके जो जब आप किसी एक वहाँ पे जैसे IRCC है उसमें अपनी एप्लीकेशन पुट कर देते हैं, तो आप अगर अपनी कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो कल को मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन पे कनाडा जो है बैन भी कर देता है, ठीक है। एक तो आपको ये नुकसान हो सकता है कि किसी भी आप ऐसे लोकल एजेंट के पास गए हैं, उसने आपकी फॉल्स इन्फॉर्मेशन पुट कर दी, आप बैन हो सकते हैं। अब आप अगर कनाडा से बैन है तो आपको पता है कि कनाडा, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये डाटा शेयर करते हैं। तो जो रिफ्यूज हुए क्लाइंट हमारे पास आते हैं उनका क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं उनका? एक होता है बैन होना, तो उस पर सर्टन है कि वहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर बता देते हैं, कुछ लोगों को वो राइट देते हैं, कुछ लोगों को जुडिशली रिव्यू का राइट भी नहीं देते, ठीक है, कि वो 5 साल तक बैन है तो 5 साल तक दे हैव टू वेट। अदरवाइज जैसे विजिट वीज़ा के रिजेक्शन का आपको पता है कि अभी जो परसेंटेज है काफ़ी इंक्रीज़ कर गया है, ठीक है। सो अब रिफ्यूज़ल किसी का आया तो नो ये देखनी पड़ती है किस बेस पे रिफ्यूज़ल आया, ठीक है, उन्होंने किसके थ्रू अप्लाई करवाया था, क्या कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन तो अटैच नहीं की थी दैट टाइम पे। फेक हो तो फिर देखिए अगर फेक है तो ऑफकोर्स फिर हम कहते हैं जुडिशली रिव्यू की तरफ ले जाएं उसको आप फेक क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हम इसको एप्रोप्रिएट नहीं समझते। एक बड़े सारे लगाते हैं, यहाँ पे आप क्यों नहीं करते? देखिए फेक डॉक्यूमेंट लगाने का कोई पर्पस नहीं है, ठीक है, अगर आप किसी को सर्विस देने के लिए बैठे हैं, ठीक है, तो आप उनको सर्विस दें, उन लोगों को दें जो सर्विस में पूरा जो है कि म्यार पूरा कर सकें, ठीक है, आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, आप खुद जो है वो IRCC या खुद जो है वो एम्बेसी ना बने। सो तो फेक डॉक्यूमेंटेशन से कभी मैंने नहीं देखा किसी को कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिला हो, हमेशा वो लोग या तो रिफ्यूज़ हुए हैं या तो बैन हुए हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से ना अपना टाइम वेस्ट करें, ना अपना पैसा ज़ाया करें, ना अपने लिए मज़ीद मुश्किलात को आगे के लिए बढ़ाएं। इमिग्रेशन है, लाजमी नहीं है कि आप इन्हीं कंट्रीज़ के लें, आप कुछ और बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो और तरह की इमिग्रेशन प्रोवाइड करती हैं, इन कंट्रीज़ में और प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स बना के वीज़ा लेके जाएँ। आप देखें थोड़े से लो कैटेगरीज के भी वर्क वीज़ा होते हैं, उनकी तरफ अपना रुझान बढ़ाएं। लेकिन ये कहते हैं यार ये 90% 80% इमिग्रेशन के में चीज़ें फेक होती हैं, इसके रिलेटेड क्या आपका क्या राय है कि वाकई इमिग्रेशन टोटली फेक है, 90% फेक है या नहीं है, क्या ये चीज़ें हैं बताएं ज़रा। क्लाइंट्स के बड़े कंसर्न होते हैं, जो भी उनके नज़दीक सारे एजेंट ही होते हैं, एजेंट ये एजेंट का, और ये थोड़ा सा इमिग्रेशन लॉयर का कंसल्टेंट थोड़ा सा बताएं क्लाइंट्स को, एजेंट क्या होते हैं, इमिग्रेशन फेक क्या होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं। देखिए अब ये तासुर भी किसी वजह से नहीं है, ये एक लिहाज से मैं कहूँगी इसमें हकीकत भी है। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आते हैं रिफ्यूज़ल के साथ आते हैं, उनके साथ ऐसे सिनेरियोज हुए हुए होते हैं। वो कहते हैं ना दूध का जरा छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो ऑफकोर्स जो एक दफ़ा
ऐसा किसी के साथ कोई फ्रॉड हो चुका हो, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हर लिहाज से बड़ा केयरफुल होना चाहता है और उसका राइट भी है। सो अगर हमसे लोग जब हमारी पूछते हैं कि आप पे कैसे हम जो हैं वो यकीन करें, आप हमें बताएं, आप कैसे इस चीज़ को बताते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, या तो हम उनको ऑफकोर्स हमारे पास डिफरेंट हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं बताने के लिए, हमारे पास हमारे लाइसेंस हैं। सो बिल्कुल ऐसा है, पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत ज़्यादा है हर गली जो कहते हैं कि जब किसी चीज़ का रुझान बढ़ जाता है, तो हमारे सामने अगर मैं कहूँ तो हमारे अपने शहर में देखा देखी जहाँ पे हमने इमिग्रेशन ऑफिस ऐसे खुल रहे हैं कि जैसे पता नहीं उनके पास शायद वीज़ा अवेलेबल है। प्रॉपर्टी का काम डाउन होने के बाद मेरा ख्याल है प्रॉपर्टी डीलर ने उठा के बोर्ड के बाहर लगा दिया इमिग्रेशन, GS इमिग्रेशन, तो लोगों ने PH इमिग्रेशन। तो लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है, फ्रॉड्स को होता भी है। ठीक है। फेक हमने फेक वर्क परमिट्स भी देखे हैं, हमने फेक LMIs देखे हैं, लोगों के पास फेक विजिट वीज़ा देखे हैं। सो अब ये क्लाइंट को थोड़ा सा ये बात है कि अभी जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, तो क्लाइंट ने अगर वाकई अपना माइंडसेट बनाया तो पहले वो अपना माइंडसेट को क्लियर करें ना। आप एक इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं इमिग्रेशन का, फिर उस पर अपना टाइम भी दें। मैं सोशल मीडिया की अर्निंग, हमें नहीं चाहिए अर्निंग, मुझे नहीं चाहिए अर्निंग। देखें सारा दिन सबसे पहले तो क्लाइंट्स आते हैं, हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं उनको फॉलो अप, नए क्लाइंट्स आते हैं, आप सब ऑफिस में आते हैं करते हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के 2-3 माह पहले भी बिज़ी रहा हूँ, वीडियो नहीं बना सका। सो क्लाइंट के साथ साथ टच रहते हैं। हम सिर्फ आपके लिए ये जो एक सीरीज लेकर आए हैं पॉडकास्ट की, इसलिए कि चलें डिटेल में थोड़ी आप लोगों से बातचीत हो जाए इमिग्रेशन के बारे में। पहले तो LMI अप्रूव, वीज़ा अप्रूव, डेफिनेटली मेरे आज भी 5 अप्रूव हुए। सो अब मैं टाइम नहीं होता इतना कि वीडियो बनाऊँ आप। सो ये चीज़ें इसलिए मैं अब लाया हूँ कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिले, आप ये फ्रॉडियों के चक्कर से निकलें, ताकि आपको पता चले क्या चीज़ें आपके पास हों तो आप इमिग्रेशन ले सकते हैं, चाहे कनाडा की, चाहे UK की, चाहे USA की, ऑस्ट्रेलिया की, या ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी आप इमिग्रेशन ले सकते हैं। अगर आपको मज़ीद कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमारी ये पॉडकास्ट कंप्लीट देखें, इसमें आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कंप्लीट इमिग्रेशन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इसके बाद अपनी आप राय भी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी मैं कोशिश करूँगा कि इमिग्रेशन एसोसिएट के साथ जिनका एक ह्यूज एक्सपीरियंस होगा इमिग्रेशन के रिलेटेड, उनके साथ गपशप भी की जाए और उनसे डिटेल भी ली जाए, ताकि आपको तमाम चीज़ों के बारे में गाइड। थैंक यू मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे तशरीफ़ लाई, आपने अपना एक बेहतरीन नॉलेज हमारे क्लाइंट्स को डिलीवर किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे क्लाइंट्स इससे डेफिनेटली बेनिफिट लेंगे।